नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? राम राम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बिना देरी किए हुए अपने को बात स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अंकित ओझा पूछ रहे हैं, सर कंप्लीट एसएसटी करवाओगे या ओनली भूगोल हिस्ट्री? तो भैया ऐसा है, पिछले 2 साल से रीट चल रहा है। अभी तक आपने कुछ तो किया ही होगा, और मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा कि कुछ कठिन टॉपिक जो है वो टॉपिक मैं करवाऊंगा। सारी हिस्ट्री भूगोल तो नहीं होगी। सारी हिस्ट्री भूगोल आपको चाहिए तो सक्सेस पॉइंट वाले एप्लीकेशन पे पड़ा है, वहाँ आप देख सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अभी मैं केवल आपको वही टॉपिक करवा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, जो कठिन टॉपिक है। मेरा फोकस उसी के ऊपर है। बाकी मैं आसान टॉपिक नहीं करवाऊंगा, वो आप अपने स्तर पे कीजिए, ठीक है। तो हम विश्व के भूगोल पे थे, और आपको पता है 6ठी क्लास और 11वीं क्लास, इन दोनों में विश्व भूगोल है। और उस दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बेटा ऐसा है, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे करवाया जा रहा है और वहीं पे होगा, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं करवाएंगे। ऐसा कोचिंग संस्थान का डिसीजन है, ठीक है। तो वो वहीं पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, इसके बाद इकोनॉमिक्स ही करवाएंगे। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रश्न करवाना, देखो प्रश्न करवाना मेरी कभी प्राथमिकता नहीं रही, और मैंने कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव पे भरोसा नहीं किया। मैं हमेशा से कंसेप्ट पढ़ने वाला व्यक्ति रहा हूँ और कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रश्न आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको प्रश्न वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट मैं ही करवाऊंगा, मैं प्रश्न नहीं करवाऊंगा। और मैंने आज तक कभी ऐसे प्रश्नोत्तरी की नहीं है जिंदगी में ही, और मुझे करना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स ही करवाएंगे। तो आपकी सारी बातें मैंने देख ली, पढ़ ली। तो शुरुआत करते हैं अपन आज टॉपिक से। मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। बात शुरुआत कर रहे हैं, और विश्व भूगोल की जो यूनिट है उसको 6ठी और 11वीं के एंगल से हम पढ़ रहे हैं। इवन उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और हम अभी तक काफ़ी कुछ टॉपिक देख चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं, और 5 लेक्चर जो हुए हैं, आज है 6ठा लेक्चर हमारा। सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया है उस प्लेलिस्ट में उसका नाम भी है। आप आराम से उसको देखना और सीखना सारा। 9 वीडियो बनेंगे, और उससे एक सिंगल प्रश्न गलत आपका नहीं होगा। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बस उसको ढंग से देख लेना। और ऐप में सब है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, सारा कुछ है, और आप उसको देख लेना। और उसमें कुछ टॉपिक नहीं है जैसे जनसंख्या वगैरह, मेजर टॉपिक सारे ही हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आज हम करने वाले हैं जो टॉपिक, वो है जलवायु क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हुआ है। और आज जलवायु करवाएंगे, और उसके बाद अगली क्लास शुक्रवार को होगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उस समय आपके पवने और चक्रवात करवा दिया जाएगा। कुल मिला के 9 क्लासेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। फिर आगे की 3 क्लासेज में इकोनॉमिक्स भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सोच रहा हूँ कि शिक्षण विधियों को लाइव लेके करवा दूँ, ऐसा मेरा है। अगर आप लोग उसका समर्थन करोगे तो टीचिंग मेथड लाइव कर लेंगे अपन, और 10 क्लासें ले लेंगे तो मैं आपको टीचिंग मेथड सारे समझा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस पॉइंट बाड़मेर है, उस पर मिलेगा, ठीक है। चलो बात शुरुआत करते हैं अपन कि हम पढ़ क्या रहे थे, पढ़ा क्या था अभी तक, उस पर बात करेंगे हम। सबसे पहली चीज कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम ये 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी का आकार, अक्ष, कक्ष, अक्षांश, देशांतर, गतियां, और आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजें कर चुके हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जलवायु क्षेत्र आज करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उन क्लासेस में हम पवने और चक्रवात कर लेंगे। उसके साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे विश्व के क्लाइमेटिक जोन जितने भी हैं, विश्व के जलवायु क्षेत्र जितने भी हैं, वो करेंगे विद्यार्थियों। और सबसे खास बात ये कि इस बार रीट में ये नया ऐड हुआ है जलवायु क्षेत्र, तो उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। और मैं बता देता हूं आपको कि जो जलवायु क्षेत्र है
ये जलवायु क्षेत्र आपके छठी क्लास में भी है, और रोजाना क्लास का समय नहीं मिलता, आप मेरी इस मजबूरी को समझिए। मेरे नोट्स कैसे मिलेंगे? स्टूडेंट से मिलेंगे, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। हाँ, आईसीटी वगैरह सारा कुछ होगा, टेंशन ना ले आप, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। देखो, जो जलवायु क्षेत्र है, अब अपन समय खराब कर रहे हैं फालतू। जलवायु क्षेत्र जो है, देखो वीडियो पूरा होने के बाद आप नीचे कमेंट करना। आवाज कम आ रही क्या वास्तव में? मेरे हिसाब से तो सही आ रही है। देखो, वीडियो जैसे पूरा हो जाता है उसके बाद नीचे आप कमेंट करना कि आपको क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से हम आगे की क्लास लेंगे। अगर अभी आप कमेंट करोगे तो आप डिस्टर्ब होंगे और मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। इससे अच्छा है अभी आप पूरा इस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जैसे ही क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद आपके जो भी सुझाव है, जो भी फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं वो सारे सुझाव पढ़ता हूँ, उसके अनुसार मैं अगले डिसीजन ले लूंगा। तो अभी अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मैं अभी आपका कोई कमेंट नहीं देखूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा। अभी कंटेंट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बात शुरुआत हो रही है अब। देखिए विद्यार्थियों, जलवायु क्षेत्रों की जहां तक बात है, अब मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा, अभी मैं केवल पढ़ाई वाला कमेंट ही देखूंगा। यहाँ पे जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपके जलवायु क्षेत्र एक 6th क्लास में है, ठीक है, और एक जलवायु क्षेत्र हमारे दिए 11th क्लास में। तो 11th में भी जलवायु क्षेत्र दिए हुए और छठी क्लास में भी जलवायु क्षेत्र दिए हुए हैं, तो और रीड के पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ से सवाल है वो बन सकता है। तो छठी क्लास के जलवायु क्षेत्र को हम पहले देखते हैं, फिर देखेंगे आपके 11th क्लास की जलवायु क्षेत्र को, दोनों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन छठी क्लास का जो जलवायु क्षेत्र है वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो 11th वाला भी बड़े आराम से आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। छठी क्लास की बात शुरुआत करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो हम देखेंगे परिचय कि जलवायु क्षेत्र है क्या। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे इसका, और उसके बाद में आगे कंटेंट पे बात करेंगे। देखो विद्यार्थियों, एक्चुअल में क्या, पृथ्वी है गोलाभ, जैसे अपन कहते हैं भू आब आकार। कैसी है? भू आब आकार है, जियोइड। भू आब आकार किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भू आब आकार का मतलब होता है जब आपके उत्तर से दक्षिण ध्रुव और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में जब भिन्नता हो तो उसे हम भू आब कहते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और पश्चिम और पूर्व दोनों समान होता है, इसलिए वो गोल है। तो गोल आकृति क्या होती है? उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, इनके बीच की दूरियां समान होती है तो उसे गोल कहते हैं। पृथ्वी भू आब है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य, जो कि करीबन 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। अब 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य दूर है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख करोड़ जाता है, ठीक है, सॉरी 3 करोड़ गति करता है। तो इस हिसाब से 3 करोड़ नहीं है, प्रकाश की गति है आपके 3 लाख किलोमीटर। इस हिसाब से 500 सेकंड में, 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है उस स्पीड से, 3 लाख की स्पीड से, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से करता है और 500 सेकंड में सूर्य की किरणें यहां तक पहुंच जाती है। अब देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो बीच में पृथ्वी का वायुमंडल आता है। क्या आता है? वायुमंडल। और अपन वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, और हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा, क्षोभ मंडल वगैरह। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल, जैसे आयन मंडल वगैरह, ये सब कुछ हम कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल को सूर्य की किरणें जो है वो पार करती है, और वायुमंडल को पार करने के बाद ये किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए, सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार करके और पृथ्वी पर पहुंचती है। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान वायुमंडल भी सूर्य की किरणों को प्रभावित करता है, सोख लेता है एक टाइप से, तो प्रभावित होती है। देखिए, अब आगे आता है अपना मेन बिंदु।
अब सूर्य की किरणें जो वायुमंडल को पार करके और पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये मैं यहाँ पे आपके ऊष्मा बजट की बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा थोड़ा फिर ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। अभी खाली आप इतना समझिए कि अगर मैं आपसे एक सामान्य सवाल पूछूं कि ध्रुवों पे सूर्य की किरणें ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव डालेगी या 0 डिग्री पे ज़्यादा डालेगी, तो आप कहोगे कि सूर्य की किरणें ज़्यादा प्रभाव डालेगी 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर मध्य भागों में। फिर जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपके जैसे जैसे सूर्य की किरणें ध्रुवों तक जाती है, वैसे वैसे आपके सूर्य की किरणों की ताकत कम होती जाती है। ठीक है, मतलब आपके उसमें प्रकाश की जो एनर्जी जो है वो निरंतर कम होती जाती है। और ये कारण यही होता है कि 0 डिग्री पे तापमान अधिक होता है, फिर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है, और तापमान में कमी आने पर क्या होता है, जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे तापमान में कमी आती जाती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सवाल बनता है कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो तापमान में कमी क्यों आती है? बहुत ही बेसिक प्रश्न। तब हमारा उत्तर क्या रहता है? हमारा उत्तर ये रहता है कि पृथ्वी की आकृति भूआबकार होने के कारण जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपके उधर जाएगी, बफरिंग हो रहा है क्या? जैसे जैसे सूर्य की किरणें, अब सही हो गया होगा बफरिंग। एक नई समस्या आ रही, मैंने अक्षय शर्मात करी, आवाज ही नहीं आ रही, मतलब एक को नहीं आ रही, 275 80 जो देख रहे हैं उनमें से। देखो हमारे बाड़मेर में लाइट चली गई है, तो लाइट चली गई है तो अभी मुझे भी सामना करना पड़ेगा गर्मी का, और आप भी करोगे। चलो अब सही हो गया है, बफरिंग है ना, वापस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की किरणें ध्रुवों पे पहुंचती है तो वहां पे उसमें एनर्जी कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है कि सूर्य की किरणें जब ध्रुवों तक पहुंचती है तो उसको वायुमंडल का बड़ा भाग पार करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पे छोटे वायुमंडल को पार करेगी। फिर जैसे जैसे सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तिरछापन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके एक वायुमंडल के मोटे भाग को सूर्य की किरणें पार करती है, और जब वायुमंडल के एक मोटे भाग को पार करती है तो उसमें एनर्जी कम होती जाती है। यही कारण होता है कि पूरी पृथ्वी पर तापमान में क्या होती है? भिन्नता होती है। क्यों भिन्नता होती है? भिन्नता इसलिए होती है कि पृथ्वी की आकृति भूआबकार है, और भूआब होने के कारण सूर्य की किरणें आपके यहाँ पड़ती है, यहाँ तक आती है तो छोटा सा वायुमंडल पार करती है, और आपके जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वायुमंडल एक लंबा वायुमंडल पार होता है। अगर आप एक एग्जाम्पल लो यहाँ पे, अगर आप ऐसे सामान्य एक एग्जाम्पल देखोगे कि हम ऐसे सीधे खड़े, जैसे आप मेरे सामने डायरेक्ट खड़े हो, तो मैं आपके सामने एक सीधी बैटरी डालता हूं तो आप तक प्रकाश सीधा पहुंच जाएगा। फिर जो आसपास के एरियाज है वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको एक मोटी परत को पार करना पड़ रहा वायुमंडल की। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहां तक आते आते आपके किरणें इतनी सूर्य की तिरछी हो जाती है कि उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती। तो अब सबसे पहली चीज परिचय में हमें क्या ध्यान रखना है? परिचय में हमें यह ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन सूर्य की किरणों का तिरछापन के कारण क्या होता है? तिरछापन के कारण क्या हो जाता है कि पृथ्वी पर तापमान भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी के ऊपर तापमान में भिन्नता होती है। ठीक है, तापमान में भिन्नता क्या होगी? भिन्नता होगी। और तिरछापन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के आकार के कारण, और पृथ्वी के आकार के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती। अब आप सोचिए पृथ्वी बिल्कुल ऐसे होती तो फिर आपके सभी जगह समान रूप से पड़ती है,
लेकिन यहाँ पे सभी जगह समान नहीं पड़ती। पृथ्वी की इस आकार के कारण सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, और तिरछेपन के कारण क्या होता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर तापमान में क्या होती है, भिन्नता होती है। सबसे अधिक तापमान 0 डिग्री पे होगा, यहाँ पे होगा, और फिर जैसे जैसे आप 0 डिग्री से दूर जाओगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध की ओर जाओ, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाओ, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। और आपको पता होगा कि ध्रुवों पर बर्फ जमा हुआ है, ध्रुवों पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती है कि उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। इसको मैं बात को राजस्थान के ऊपर लागू करता हूँ। अगर आपसे पूछें कि सूर्य की किरणें तिरछी राजस्थान के डूंगरपुर में होगी या गंगानगर में होगी, क्यों? अब आपसे अगर ये सवाल पूछे तो आप कहोगे कि सूर्य की किरणें तिरछी वहां होगी जो 0 डिग्री के नजदीक है, और 0 डिग्री के नजदीक दक्षिणी राजस्थान है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी पड़ेगी वनिष्पत राजस्थान के उत्तरी जिलों में। तो सीधी पड़ेगी कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान में। और तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। अगर पूछा जाए कि केरल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, तो आप कहोगे कि जो केरल है वो 0 डिग्री के नजदीक है, तो वहां पे काफी प्रत्यक्ष सीधी पड़ेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी। तो अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो कि कहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी होगी, कहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी होगी। ठीक है, तो जितनी तिरछी होगी उतनी ही उसमें तापमान की कमी आएगी, और जितनी ही आपके सूर्य की किरणें आपके एक प्रकार से सीधी पड़ेगी उसका तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, ये बात आप ढंग से याद रखना। तो यहाँ पे 2 प्रश्न परीक्षा के लायक बन गए। पहला प्रश्न ये बन गया कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है पृथ्वी का आकार। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां। भू आकृतियों का क्या मतलब हुआ कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान बने हुए हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर आपके नदियों का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों का तापमान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अवशोषण करना और वो बिल्कुल अलग अलग। लाइट नहीं आई, देखो हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी हम गर्मी में ही पढ़ा रहे हैं बस, लेकिन आपको फिर भी आवाज तेज चाहिए। ठीक है, देखो तो इन कारणों से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर तापमान में क्या हो जाती है? भिन्नता हो जाती है। तो अब समझिए इस बात को, तापमान में भिन्नता। तो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न जगहों में तापमान समान नहीं होता बल्कि भिन्न होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और जब तापमान में भिन्नता होती है विद्यार्थियों, तो जहां पे तापमान अधिक होता है वहां आपके क्या होगा? वहां पे क्षेत्र गर्म हो जाएगा और हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। और जब भी आपकी हवाएं ऊपर उठेगी तो निश्चित रूप से वायु दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो वायु दाब में कमी होती है। तो देखिए, तापमान में भिन्नता होती है तो वायु दाब में भी भिन्नता हो जाती है। ठीक है, जहां पे तापमान अधिक है वह वायु दाब कम होगा, जहां पे वायु दाब तापमान कम है वहां पे वायु दाब अधिक हो जाएगा। आपको अच्छे से पता होगा कि तापमान और वायु दाब के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है? वो बिल्कुल विपरीत रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए, वायु दाब में अगर भिन्नता होती है तो फिर उस समय सीधी सी बात है, पवनों की गति में भी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि पवनों की गति निर्भर करती है वायु दाब की भिन्नता के ऊपर। साथ साथ में वर्षा की मात्रा में भी बदलाव आ जाता है, वर्षा की मात्रा भी बदल जाती है। ठीक है, जहाँ वायु दाब कम हो, पास में अगर जल स्रोत हो तो बरसात भी बहुत होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा में भिन्नता, ये भी भिन्नता भी आती है। अगर वर्षा की मात्रा में भिन्नता आती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की वनस्पति में भी भिन्नता आ जाती है। ठीक है, समझते जाइए, वनस्पति में भी भिन्नता। और वर्षा की मात्रा अगर चेंज होती है तो उस स्थानों की आर्द्रता में भी भिन्नता हो जाती है। किसमें? ह्यूमिडिटी में भी भिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक बेसिकली तापमान की भिन्नता के कारण ये सारे प्रभाव पड़े। क्या क्या प्रभाव पड़े? तापमान भिन्नता, तापमान की भिन्नता के कारण एक प्रकार से वायु दाब में भिन्नता हुई, वायु दाब में भिन्नता के कारण आपके इस प्रकार से वर्षा की मात्रा में भिन्नता आई, पवनों की गति में भिन्नता आई, और इन दोनों में भिन्नता आने के कारण वहां पे वनस्पति जैव विविधता में भिन्नता आई, आर्द्रता में भी भिन्नता आई। तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा कुछ बदल गया। तो इस तापमान की भिन्नता के कारण, ये देखो बहुत सारे कारण है, मैं मेजर कारण पे बात कर रहा हूं। तो पूरी पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता के कारण
पूरी पृथ्वी में वायुदाब भी भिन्न भिन्न जगह पे है, वनस्पति भी भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग है, वर्षा की मात्रा भी अलग अलग है, पवनों की गतियां भी अलग अलग है, सभी जगह आर्द्रता भी अलग अलग है। तो सारी चीजें जो है वो अलग अलग है और इस कारण पूरी पृथ्वी के ऊपर हमने, और देखिए सारी चीजें ये जब अलग अलग है तो पृथ्वी के ऊपर जलवायु भी भिन्न भिन्न है। जलवायु भी कैसी है? भिन्न भिन्न। बस ये इस बात को लाना था मुझे, आपको सिर्फ यहां तक लाना था, जलवायु के ऊपर लाना था। अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसी जलवायु की भिन्नता के कारण विद्वानों ने, जलवायु वेताओं ने पूरी पृथ्वी पर कई जलवायु क्षेत्र या उसको आप पेटियां कह सकते हो, इनमें विभाजित किया है। पृथ्वी को कई जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है और छठी क्लास ने अलग किया है और आपकी 11वीं क्लास ने अलग किया है। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। अब विद्यार्थियों 3 सवाल यहाँ पे आपके परीक्षा के एंगल से बन गए। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अभी अपनी परीक्षा नजदीक है ना, तो मैं आपके ज्यादा डिटेल में ना जाके 12th तक का लेवल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या समझना है? पहली चीज कि जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तब आप कहोगे कि पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसलिए, या यूं कहिए, भिन्न भिन्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जलवायु में भिन्नता पाई जाती है और उस भिन्नता जब पाई जाती है तो उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए हमने क्या किया है? जलवायु पेटियां बना दी है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि इस प्रकार जलवायु पेटियां क्यों बनाई? क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग अलग है। अब बात आती है कि हर जगह की जलवायु अलग क्यों है? क्योंकि अब आप कहोगे जलवायु अलग इसलिए है कि वहाँ हर जगह आर्द्रता अलग है, वनस्पति भी अलग है, हर जगह वर्षा की मात्रा भी अलग है। जैसे राजस्थान में वर्षा अलग होती है, मेघालय में अलग होती है, रूस में अलग होती है, अफ्रीका में अलग मात्रा में होती है, यूरोप में अलग मात्रा में होती है, भूमध्य सागर क्षेत्रों में अलग मात्रा में होती है, हर जगह अलग अलग होती है। वर्षा की मात्रा अलग होती है, हर जगह वायुदाब में भी भिन्नता होती है, हर जगह तापमान में भी भिन्नता होती है और इस वजह से हर जगह जलवायु में भी भिन्नता होती है। अब तीसरा सवाल विद्यार्थियों ये बनता है कि फिर ये तापमान में भिन्नताएं क्यों उत्पन्न हुई? तो उसके पीछे मेजर अगर अपन कहें तो मुख्य रूप से 2 कारण है। कौन से 2 कारण है? एक तो कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणें जो है वो आपके तिरछी पड़ती है और तिरछी पड़ने के कारण हर जगह का मामला तापमान अलग हो जाता है और बाकी सारी घटनाएं तापमान से सीधी जुड़ी हुई है। और दूसरा कारण है पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की भू संरचनाएं। कहीं पर मरुस्थल है, तापमान अधिक हो जाता है, कहीं पर आपके मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर आपके बर्फीली मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर आपके घाटी क्षेत्र है। तो हर जगह अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं, वो भी इस तापमान कोण वगैरह को प्रभावित करती है। तो अब देखिए, अब आपको 3 चीजें समझ में आ गई कि जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि जलवायु क्षेत्र भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न क्यों है। और तीसरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि जलवायु क्षेत्र में भिन्नता के पीछे कारण क्या क्या जिम्मेदार है। तो और चौथी बात आपको परीक्षा में एक ये भी पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ध्यान से समझना, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी भी जलवायु क्षेत्र के निर्धारण में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलवायु क्षेत्रों के निर्धारण में सहायक है? तो बहुत ही आसान सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलवायु के निर्धारण में सहायक है? तो आप कहोगे सर तापमान भी सहायक है, वायुदाब क्षेत्र भी सहायक है, वर्षा की मात्रा भी सहायक है, वनस्पति की भिन्नता भी सहायक है, आर्द्रता भी सहायक है और साथ साथ में आपके यूं कहिए कि ये जितने भी भू आकृतियां हैं ये भी सहायक है। ये सारी की सारी चीजें सहायक है। तो इसमें से क्या विकल्प बनते? विकल्प सीधा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलवायु के निर्धारण की इसलिए सहायक है। फिर उसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं? ऑप्शन आते हैं आपके वर्षा, आर्द्रता, तापमान, भू आकृतियां, ऐसे सारे विकल्प रहते हैं। पवनों का दबाव, वायुदाब, इस टाइप से सवाल बनता है। तो आराम से सवाल का उत्तर है वो निकाला जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण इस टाइप से होता है।
ठीक है। तो यहाँ से 3 से 4 सवाल बनते हैं कि जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं, जलवायु क्षेत्र के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है, पूरी पृथ्वी पर तापमान भिन्न भिन्न क्यों है, ये सारी बातें आप अच्छे से हो गई। अब आता है सबसे मेजर पॉइंट, वो मेजर पॉइंट है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे जलवायु क्षेत्र है कौन कौन से। अलग स्लाइड ले लेता हूं मैं, या इस पे ही समझ सकते हैं हम, यहां पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक अलग स्लाइड से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब बात शुरू कर रहे हैं। ये है हमारा ग्लोब, देखो गोल बनाना बिल्कुल ऐसे आदत पड़ गई है ऐसे गोल बनाने की, ऐसे गोल में ऐसे बना बना के हाथ ऐसा सेट हुआ है जैसे ऐसे लगता है आपको कि सर ने कोई पहले से बनाया हुआ लिया होगा, लेकिन ये बहुत हाथ का अभ्यास है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सीधा सा पॉइंट है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते जाओगे। समझिए, ये है 0 डिग्री, ठीक है। और अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो दिक्कत ही है भैया। आप देखो, सीधा सवाल पूछ लिया कि विश्व के प्रमुख जलवायु कटिबंध कितने हैं। ध्यान से सुनो, अभी अपन ने जलवायु कटिबंध समझे हैं और अब हम आगे और बस धैर्य धर प्राणी, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। ये फिर आपके वापस आ जाएगी यहाँ पे एक और 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। और एक है ये, जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री, कौन सी, अंटार्कटिक का वृत्त कह सकते हो, रेखा कह सकते हो। और ये नॉर्थ साउथ पोल आ जाएगा, ये नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ हमारा पृथ्वी का मामला है। अब आगे देखिए, पृथ्वी गोल नहीं, हम गोल कैसे बनाते हैं। गोल बनाते इसलिए ताकि आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अगर पृथ्वी को भुआ बना दिया तो ऐसे जो ये जड़ बुद्धि मानव है उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे ऐसे गोल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हम गोल इसीलिए बनाते हैं। और ये ग्लोब वाली कंपनी है ना, ये कंपनी भी गोल बनाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विद्यार्थी कितना समझदार है, इसलिए उनको ऐसे गोल बनाना पड़ता है। बाकी वैसी पृथ्वी गोल है नहीं, जितना इसको बढ़िया तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जड़ बुद्धिता को देखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए गोल बनाया जाता है, ताकि अच्छे से ये लाइनें वाइनें आराम से खींच सके, कर्क रेखाएं वक्र रेखाएं आराम से बना सके, इसलिए ये गोल बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी बौद्धिकता को और इसको प्रदर्शित करती है। आगे समझिए, अब मैं बना लेता हूं यहाँ पे सूर्य। अब ऐसे मत सोचना कि सूर्य तो छोटा कैसे बना दिया, पृथ्वी बड़ी कैसे है, अब ये मत बोलना। क्यों? क्योंकि मेरी सुविधा के लिए मैंने सूर्य यहाँ पे बनाया है। अगर मैं पृथ्वी से, सूर्य तो कई गुना ज़्यादा बड़ा है, अगर मैं उसको बड़ा करूँगा तो फिर मेरी वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मुझे सूर्य को छोटा करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ेगी। देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछाऊंगा मैं, ये ए, ये बी और ये सी किरण, ये 3 किरणें आपके सामने, ठीक है। ये कह रहा आलू की जैसी है, तेरा ये ऑप्शन मिलेगा नहीं परीक्षा के अंदर, ठीक है। आलू के जैसे वाले ऑप्शन 100% नहीं मिलेगा। अब देखिए, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इन तीनों किरणें जो हैं ए, बी और सी, इन 3 किरणों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी किरण वायुमंडल की सबसे मोटी परत को पार करता है, कौन सी किरण वायुमंडल की सबसे मोटी परत को पार करता है, सबसे बड़ी परत को पार करता है, तो आप सीधा सा कहोगे सी परत। क्यों? सी परत यहां से लेके ये पूरा वायुमंडल पार करती है, बी परत थोड़ा सा उससे कम वायुमंडल पार करती है और ए परत सबसे कम वायुमंडल को पार करती है। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, सर्वाधिक तापमान ए किरण देगी, उससे थोड़ा सा कम तापमान बी किरण देगी
और उससे भी कम तापमान कौन सी किरण देगी? सी किरण देगी। क्यों? क्योंकि इसने वायुमंडल का मोटा भाग पार किया और इस अधिक वायुमंडल ने सी किरणों से एनर्जी को अवशोषित कर लिया। ठीक है, इसलिए क्या होता है, 0 डिग्री पे तापमान अधिक होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। और इस आधार पे विद्वानों ने, जलवायु वेताओं ने क्या किया है, इस पूरी पृथ्वी को कई सारे जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला जलवायु क्षेत्र जो उन्होंने बांटा है वो है ये। ठीक है, ये जलवायु क्षेत्र, ये है कौन सा? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का, कर्क व मकर रेखा के मध्य, मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। और कर्क व मकर रेखा के मध्य के इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर साल भर अधिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लंबवत किरणें हैं सूर्य की डायरेक्ट यहाँ पे, और लंबवत किरणें होने के कारण यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध, देखो उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म क्षेत्र। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध का मैंने आपको बहुत पहली क्लास में बता दिया था कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, हिंदी में उसे जोन कहते हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का तापमान साल भर अधिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह क्षेत्र सूर्य के सामने बिल्कुल लंबवत है, इस वजह से इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब हमारी परीक्षा में एक तो ये पॉइंट आ जाता है उष्ण कटिबंध। अब उसके ऊपर 23.5 से 66.5 की ओर हम जब जाते हैं, यहाँ पे इधर, इधर भी और इधर भी, इधर भी, ठीक है, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66 के बीच का जो कटिबंध है, ये, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और इधर भी ये सेम कटिबंध क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद देखिए 66.5 से 90 के बीच का जो इलाका है, ये जो इलाका है, इधर भी और इधर भी, दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 के बीच का जो इलाका है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ये 6ठी क्लास का वर्गीकरण है, आप समझ लो, शीत कटिबंध। तो इस हिसाब से देखो क्या हुआ। तो पूरी पृथ्वी पर अगर आपसे पूछे कि मोटे मोटे तौर पे पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल कितने कटिबंध है, तो आप कहोगे कि एक, देखो मैं नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर कुल कितने कटिबंध है? 5 कटिबंध है। कितने हैं? 5 कटिबंध। अब आगे देखिए क्या होगा। उष्ण, शीतोष्ण और शीत। शीत का मतलब होता है ठंडा, ये सबसे ठंडा, उष्ण सबसे गर्म, और बीच का जो मामला है ये शीत और उष्ण दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए हम शीत धन उष्ण शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये शीतोष्ण हो जाएगा बीच का मामला। तो पूरी पृथ्वी पे 5 कटिबंध हो गए। कौन कौन से हो गए? ये आपके सामने। अब देखो क्या हुआ आगे। उपोष्ण और शीतोष्ण भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले ये समझ लो। अब अपन एक एक की विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन आते हैं उष्ण कटिबंध पे। उष्ण कटिबंध की क्या क्या विशेषता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उष्ण कटिबंध की विशेषताएं। पहली पेटी जो है इसमें क्रम में तीसरी पेटी लिखी हुई है, तो तीसरी पेटी की मैं विशेषताएं बताता हूँ। ठीक है, तीसरी पेटी की पहली विशेषता क्या होगी? यहाँ तापमान अधिक होगा। तापमान कैसा होगा? अधिक होगा, और वर्ष भर तापमान अधिक रहेगा। पहली विशेषता ये। क्यों अधिक रहेगा? क्योंकि यह आपके सूर्य की किरणों के जस्ट सामने है, पहली चीज। दूसरी बात, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे वायुदाब भी अधिक रहेगा, कम रहेगा। वायुदाब कैसा रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब के बीच में बिल्कुल विपरीत संबंध है। वायुदाब कम रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, वायुदाब कम रहेगा। तो सीधी सी बात है कि तापमान जब अधिक होता है और नीचे अगर जल क्षेत्र हो, क्योंकि 0 डिग्री पूरा का पूरा लगभग सागरों से होकर गुजरता है, और नीचे जब जल क्षेत्र हो तो फिर जल क्षेत्रों से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तापमान की अधिकता के कारण। और जब वाष्पोत्सर्जन होगा, अरे रुक तो सही अनिरुद्ध ज्ञान, मैं बताऊंगा आपको। शीतोष्ण जलवायु नहीं है राजस्थान में, मुझे पता है, मैं अभी वैश्विक जलवायु की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान बाड़मेर पे नहीं हूँ अभी। ठीक है, आगे देखिए। तो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा,
और यहाँ पर जलीय क्षेत्रों के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी। इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, अधिक होती है। वर्षा अगर अधिक होगी, यहाँ पे पवनों का दाब भी बराबर रहता है, तो यहाँ पे जैव विविधता समृद्ध होती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, जिसमें जंतु और वनस्पति, ये कैसी होगी, यहाँ पे समृद्ध होगी। कैसी होगी, समृद्ध होगी। और आपको पता होगा अमेज़न के वन हो या कांगो के वन हो, ये सारे के सारे वन पूरे की पूरी इसी पेटी में आई हुई है। ठीक है। आर्द्रता भी अधिक होगी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायु में जल की मात्रा सामान्य भाषा में, ये सारी चीजें यहाँ पे अधिक होगी। तापमान अधिक, वायु दाब कम, वर्षा अधिक, जैव विविधता समृद्ध होगी, ये सारी चीजें कहाँ पे होगी। और हाँ बिल्कुल, वनस्पति कैसी होगी, सदाबहार वनस्पति होगी। सदाबहार क्यों, क्योंकि यहाँ पे बरसात की मात्रा अधिक होने के कारण विभिन्न वैरायटी के पौधे होते हैं, विभिन्न स्पीशीज के पौधे होते हैं जो साल भर हरे रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होगी कहाँ पे, ये होगी इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सवाल कैसे आता है परीक्षा में, सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की है, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है या नहीं, इस टाइप से सवाल आता है। आगे क्या होगा देखिए, तो उष्णकटिबंधीय उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया। फिर आता शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में क्या हो रहा है, अभी मैं ये किरणें मिटा रहा हूं यहाँ पे। शीतोष्ण कटिबंध में क्या हो रहा है, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता गया है, और इसके कारण यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये 2 नंबर और 4 नंबर करके, 2 और 4 करके लिख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे नंबर की पेटी भी शीतोष्ण है और चौथे नंबर की पेटी भी शीतोष्ण है। अब 2 और 4 की विशेषता क्या क्या होगी। तापमान कैसा हो जाएगा, अच्छा एक विशेषता है और 3 नंबर की, कौन सी, 3 नंबर की एक विशेषता और भी होगी। देखिए यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है वो लगभग समान रहती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि जैसे 24 घंटे का दिन रात होता है। अब जो 24 घंटे का जो दिन रात है, ये 24 घंटे के दिन रात में अपन जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में बदलाव आता जाता है, लेकिन 0 डिग्री के आसपास दिन और रात की अवधि लगभग समान रहती है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि दिन व रात की अवधि में अंतर बहुत कम होता है, रात की अवधि में अंतर कम होता है, कम अंतर। और फिर जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, दिन और रात की अवधि में अंतर कंटिन्यू बढ़ता जाता है, और दिन और रात की अवधि में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे आएगा, ध्रुवों पे आ जाएगा। ठीक है, दिन और रात की अवधि में कम अंतर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऋतुओं को भी महसूस नहीं किया जाता, ऋतुओं को महसूस नहीं किया जाता। ऋतुओं को महसूस करने का क्या मतलब है, ऋतुओं को महसूस करने का सीधा सा मतलब है कि आपको सर्दी में पता नहीं चलेगा कि सर्दी है, गर्मी में पता नहीं चलेगा कि गर्मी है। क्यों, क्योंकि साल भर समान मौसम रहता है, ऋतुओं को महसूस नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि साल भर मौसम समान रहता है, साल भर मौसम कैसा रहता है, समान रहता है, मौसम समान रहता है। और एक और बात, यहाँ पे जो बारिश भी होती है ना निरंतर डेली होती है, जैसे अपन सवहनीय वर्षा कहते हैं। मैं आगे समझाऊंगा सवहनीय वर्षा क्या होती है। देखिए सवहनीय वर्षा को अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के कारण बिल्कुल डोलड्रम पेटी भी कहते हैं, डोलड्रम पेटी में समझाऊंगा आगे पवनों के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, सवहनीय वर्षा क्या होती है, तापमान बढ़ा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ा, जल जो है वाष्पीकृत होकर ऊपर गया, संघनन हुआ, बादल बने और दोपहर तक बारिश हो जाती है। ऐसी बारिश को हम सवहनीय वर्षा कहते हैं। आगे उसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा उसको यहीं रखते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, ये है उष्णकटिबंधीय की। अब मैं बताता हूँ शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताएं। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान जो है वो आपके कम होगा, किसकी तुलना में, उष्णकटिबंध की तुलना में तापमान कम। दूसरा क्या होगा, ये वर्षा वगैरह ये भी इसकी तुलना में थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, और जैव विविधता भी इसकी तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा दिन व रात का अंतर बढ़ जाएगा, दिन व रात का अंतर बढ़ जाएगा, अंतर बढ़ेगा। और क्या का होगा, इतनी जैव विविधता नहीं होगी जितनी आपके उष्णकटिबंध में थी, तो जैव विविधता में भी कमी आएगी। और क्या क्या होगा, और आपके यहाँ पे ऋतुओं को महसूस किया जा सकेगा, और ऋतुओं को महसूस करने को हम कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु। और जलवायु 2 टाइप की एक बार और मानते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु। महासागरीय जलवायु ऐसी होती है जब ऋतुओं को महसूस नहीं किया जाता,
और महाद्वीपीय जलवायु उसे कहते हैं जहां पे ऋतुओं को अच्छे से महसूस किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु है, तो आप कहोगे राजस्थान महासागरों के तट पे नहीं है, महाद्वीपीय जलवायु होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये विशेषताएं मोटे मोटे तौर पे होगी इसकी। अच्छा, इसमें शीत गर्मी भी आपके कम होगी और ठंड भी होगी, दोनों चीजें यहाँ पे रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शीतोष्ण कटिबंध में शीत की विशेषताएं भी रहती है और उष्ण की विशेषताएं भी रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आई। दिक्कत किसके आई? देखो दिक्कत ये आई, मैं इसको एक नई पेन से ले लेता हूँ यहाँ। अब ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, अब कर्क रेखा के ऊपर इन क्षेत्रों में और मकर रेखा के ऊपर इन क्षेत्रों में, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, इन क्षेत्रों के अंदर इस विभाजन के अनुसार काम बैठ नहीं रहा था। जो ये विभाजन किया गया है अभी अपन देख रहे हैं, जो इस विभाजन के अनुसार बिल्कुल काम नहीं बैठ रहा था। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 23.5 डिग्री है, जो कर्क रेखा है, ये बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान का मोस्टली भाग कर्क रेखा के उत्तर में आ जाता है। तो अगर अपन इस वैश्विक जलवायु के विभाजन को देखें तो दिक्कत ये आती है कि वैश्विक जलवायु विभाजन के अनुसार राजस्थान का 90% हिस्सा किस में चला जाएगा? शीतोष्ण में, जबकि राजस्थान में जलवायविक विशिष्टता शीतोष्ण की नहीं है। अब दिक्कत ये आई, तो वैश्विक विभाजन के अनुसार राजस्थान शीतोष्ण में आ रहा है, लेकिन राजस्थान की एक्चुअल जलवायु की जो विशेषताएं हैं वो शीतोष्ण की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक उपभाग और बनाया। कौन सा उपभाग बनाया? जो कि कर्क और मकर रेखा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर का जो क्षेत्र था, इसे एक नया नाम दिया जिन्होंने कहा उष्ण का उपभाग, जिसे हम कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण। तो देखिए, विश्व जलवायु के जो ये कटिबंध है 5, ये मेन कटिबंध, पांचों कटिबंध जो है उसमें उपोष्ण को नहीं रखा जाता। उपोष्ण को क्या करते हैं इन्होंने? एक सब डिवीजन, जैसे आप कह सकते हो, उपभाग के रूप में विभाजित किया। तो उपोष्ण कटिबंध को इन्होंने क्यों किया? उपोष्ण को इसलिए किया कि एक विसंगति आ रही थी। उपोष्ण इधर भी है, उपोष्ण ये उपोष्ण है। विसंगति क्या आ रही थी? कि विसंगति ये आ रही थी कि वैश्विक विभाजन में जो क्षेत्र शीतोष्ण में है उन वहां पे शीतोष्ण जलवायु ही नहीं है, और फिर उसको क्यों शीतोष्ण में रखें? अब आप अगर वैश्विक विभाजन की बात करेंगे तो राजस्थान का मोस्टली हिस्सा शीतोष्ण में जाता है, लेकिन अगर आप बात करोगे राजस्थान में एक्चुअल जलवायु विशेषताओं की, तो शीतोष्ण वाली विशेषताएं यहाँ पे नहीं है। तब इन्होंने क्या किया? उष्ण का उपभाग करके उपोष्ण बना दिया, और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो ऊपरी भाग है उस कटिबंध को हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्योंकि यह विश्व के 5 मुख्य कटिबंधों के उपभाग है, इसलिए उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता। ऐसा का ऐसा एक कटिबंध समशीतोष्ण भी है। समशीतोष्ण है वो आपके कहाँ बनाया इन्होंने? आर्कटिक वृत्त और ये जो एंटी आर्कटिक वृत्त है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा का ऐसा और भी जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए समशीतोष्ण बनाया। ठीक है, तो जो आप उपोष्ण कर रहे थे, उम्मीद कर रहा हूं उपोष्ण और समशीतोष्ण आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो मेन आपके जो जलवायु क्षेत्र है वो 5 है, उसमें से 2 जलवायु क्षेत्र उप के रूप में इन्होंने उपोष्ण और समशीतोष्ण रखे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में सवाल आता है कि जलवायु कटिबंध कितने हैं, तो 5 जलवायु कटिबंध है। ये उपोष्ण और उसमें समशीतोष्ण शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं किए गए थे, विसंगति को दूर करने के लिए बाद में शामिल किए गए थे। अब देखो ये क्लियर हो गया। तो अब इस हिसाब से अगर अपन रियल प्रोसेस को देखें तो इस हिसाब से क्या होगा, जो आपके राजस्थान का मोस्टली हिस्सा है, ये राजस्थान का मोस्टली हिस्सा आपके किस में चला जाएगा? उपोष्ण में चला जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण में चला जाएगा। अगर आप वैश्विक विभाजन की बात करते हैं तो शीतोष्ण में जा रहा था, लेकिन इस विसंगति को दूर करके इन्होंने क्या किया? इस विसंगति को दूर करके इन्होंने आपके उसको शामिल कर लिया उपोष्ण के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके उपोष्ण समझ में आ गया होगा। तो 2 और 4 की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं 1 और 5 की। 1 और 5 की बात कर लेते हैं कि 1 और 5 की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है,
1 और 5 की विशेषताओं की अगर अपन बात करें, 1 और 5 में कौन सी पेटी आएगी? शीत कटिबंध आएगा, जहां पे ठंड बहुत होती है। ठीक है, शीत कटिबंध के अंदर क्या क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, सूर्य की किरणों का सबसे अधिक तिरछापन होगा। ठीक है, तिरछापन सर्वाधिक होगा, और तिरछापन सर्वाधिक होगा तो डेफिनेटली तिरछापन सर्वाधिक होने के कारण तापमान सबसे कम होगा, तापमान सबसे कम, और तापमान सबसे कम होगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, और वायुदाब अगर अधिक होता है, वायुदाब अधिक, वायुदाब कैसा होगा? यहाँ पे अधिक होगा, और वायुदाब अगर अधिक होता है, तापमान कम होता है, तो वर्षा होगी नहीं या नगण्य वर्षा होगी, और नगण्य वर्षा के कारण यहाँ पे जैव विविधता बिल्कुल न के बराबर होगी, जैव विविधता नगण्य होगी, और इसके अलावा जैव विविधता भी कम होगी, नगण्य होगी। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में वर्ष भर क्या जमी रहेगी? बर्फ जमा रहेगी। ठीक है, और आपको पता होगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ही पड़ी है। ठीक है, आवाज का मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कैमरे सही आ रही ना? आवाज सही आ रही है ना? यूं ही करना है। ठीक है, एग्जाम में कितने कटिबंध बताने? एग्जाम में 5 बताने, इतनी देर से कह तो रहा हूँ, ये 5 ही कटिबंध है। ये तो ठीक है, 2 कटिबंध जो है उप किए हुए बाद की बात है। ठीक है, एग्जाम में 5 ही कटिबंध करने हमारे को। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये छठी क्लास का जो विभाजन था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या होगा? यहाँ पे दिन और रात की अवधि में बहुत अंतर आ जाएगा, दिन रात की अवधि का अंतर आ जाएगा, की अवधि में अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अंतर अधिक होगा। तो ये सारी बातें बैठेगी आपके जलवायु क्षेत्रों की। तो अब देखिए, मैं वापस एक बार बता देता हूं, फिर अपन 11वीं क्लास पे आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट कि कुल जलवायु क्षेत्र वगैरह क्या थे, ये मैंने आपको इस स्लाइड में पूरा बता दिया है कि जलवायु क्षेत्र वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद में दूसरी बात हमने ये बताई कि पूरी पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं, बाद में 2 कौन से जोड़े और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया। अब आगे, ये तो था छठी क्लास का विभाजन। ठीक है, छठी क्लास का विभाजन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे 11th क्लास के विभाजन पे। तो जलवायु क्षेत्रों के अंदर हमें 2 टाइप के विभाजन देखने को मिलते हैं। जलवायु कटिबंध और जलवायु क्षेत्र को एक ही है। देखो, भूगोल की भाषा में बात करते हैं तो कटिबंध आता है, और अगर सामान्य भाषा में बात करें तो उसे अपन क्षेत्र बोलते हैं। दोनों में ही इंग्लिश में जोन ही आता है, क्लाइमेटिक जोन। तो इंग्लिश में क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, अगर उसको मैं हिंदी करूं तो जलवायु क्षेत्र भी हो जाता है, जलवायु कटिबंध भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने जब अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का एक प्रकार से उपयोग है, एक उसका प्रभाव है, ये एक प्रकार से उसका यूज उसी हिसाब से लिया जाता है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण कौन सी रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण भी अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो अब छठी क्लास होगी, अब मैं आऊंगा 11th क्लास के ऊपर। ठीक है, 11th क्लास के ऊपर इस मैप को अपन अभी यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर 11th क्लास की अगर अपन बात करें तो 11th क्लास के अंदर जो बातें लिखी उसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपन बात लिखने वाले हैं। अब पूरी पृथ्वी को 12 भागों में बांट दिया गया है। पूरे पृथ्वी पर कुल कितने जलवायु क्षेत्र बांटे हैं? वो बांटे 12। कितने? 12 जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। कौन कौन से बांटे गए, मैं एक एक के बारे में बताता हूं अभी। सबसे पहला जो जलवायु क्षेत्र है वो है आपके 0 डिग्री का। कौन सा? 0 डिग्री का जो जलवायु क्षेत्र है उसको अपन 2-3 मैप, अलग अलग मैप से देख लेते हैं। ये भी ठीक है, क्लाइमेटिक मैन। ठीक है, ये है 0 डिग्री रेखा यहाँ पे। तो एक जो आपके विभाजन है, पहला विभाजन है, गाइड में 13 बताए हैं, तो काट देना आप उसको रेड पेन से, और 12 जलवायु क्षेत्र याद करने। कौन कौन से हैं मैं उसको अच्छी तरीके से बता देता हूं। ठीक है, हाँ, अब देखिए सबसे पहली पेटी जो है, मैं एक एक नंबर लगा रहा हूं, आप नंबर से समझ जाना। ठीक है, नंबर लगा रहा हूं यहां पे। जो पूरी पृथ्वी पे जलवायु क्षेत्र बताए गए हैं, वो पहले नंबर पे जो पेटी बताई है वो बताइए आपकी भूमध्य रेखीय पेटी, जो अभी अपन ने देखा
आपकी 0 डिग्री वाली जो पेटी है, ये है पहला जलवायु क्षेत्र 11वीं क्लास। दूसरा जो जलवायु क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, जिसे हम ये 2 नंबर, इसे हम कहते हैं सवाना जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय के बाद में दूसरा जलवायु क्षेत्र कौन सा आएगा? सवाना जलवायु क्षेत्र। इसके ऊपर थोड़ा और जाते हैं, इसके ऊपर जब जाएंगे तो हमें पाएंगे यहाँ पे 3 नंबर। इस 3 नंबर को हम कहते हैं गर्म जलवायु क्षेत्र, गर्म मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद में इस साइड में जाते हैं तो ये चौथा जलवायु क्षेत्र आता है, जिसे हम कहते हैं मानसूनी जलवायु क्षेत्र। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु क्षेत्र। उसके बाद में फिर आते हैं भूमध्य सागर पर, ये है 5वां जलवायु क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। उसके बाद में आता है ये क्षेत्र बीच का इलाका, महाद्वीपों के मध्य का इलाका, जिसे हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र। उसके बाद में आएगा ये 7वां बिंदु, इसे हम कहते हैं चीनी तुल्य जलवायु क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यह चीन का पूर्वी इलाका है। उसके बाद में आता है 7वां हो गया, अब आएगा 8वां इलाका आएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश तुल्य। ब्रिटिश कौन सा ब्रिटिश? पश्चिमी ब्रिटिश या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के बाद में ये बीच का इलाका आता है, जहां पे स्टीपी टाइप की घास पाई जाती है, तो ये 9वां हो जाएगा स्टीपी तुल्य जलवायु। उसके बाद में इधर आ जाते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आएगी आपके लॉरेंशियन टाइप की जलवायु। लॉरेंशियन टाइप की जलवायु कहाँ पे? ये आपके एशिया के पूर्वी भागों में। ठीक है, 10वें नंबर की। उससे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये आती 11वें टाइप की जलवायु, जिसे हम कहते हैं आपके टैगा टाइप की जलवायु। कैसी? टैगा टाइप की जलवायु। और सबसे ऊपर जब जाते हैं, देखो विद्यार्थियों, ये केवल यहाँ नहीं, ये पूरे ग्लोब पर बात लागू है, बस मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको। ये है 12वें टाइप की जलवायु, जिसे हम कहते हैं टुंड्रा टाइप की जलवायु। ठीक है, तो ये कितने जलवायु क्षेत्र हो गए? 12। मैं एक एक नाम लिख रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, वापस ध्यान से देखना। पहले नंबर पे कौन सी? भूमध्य सागरीय। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय। ठीक है, क्लियर। इसका एक सवाल बनता है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण या आपके इस हिसाब से सेट कीजिए। अब जो दूसरे नंबर की जलवायु है ये, इसे हम कहते हैं सवाना तुल्य। तुल्य का मतलब सवाना के समान, सवाना जलवायु भी कह सकते हैं, उसे सूडान तुल्य भी कहते हैं। उसके बाद में आएगा तीसरा नंबर ये, इसे हम कहते हैं मरुस्थलीय जलवायु, गर्म मरुस्थलीय जलवायु। गर्म मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद में आते हैं चौथे नंबर पे ये, इसको हम कहते हैं मानसूनी जलवायु। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। फिर आते हैं 5वें नंबर पे ये है भूमध्य सागर, इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। पहले नंबर पे भूमध्य रेखीय है, सॉरी सागर लिख लिया गलती से, भूमध्य रेखीय, सॉरी, ये है भूमध्य सागरीय 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे कौन सी आएगी? 6ठे नंबर पे आएगी मध्य महाद्वीपीय। कौन सी? मध्य महाद्वीपीय। मध्य महाद्वीपीय। फिर आएगा 7वां नंबर। 7वें नंबर पे है चीनी तुल्य। कौन सी? चीनी तुल्य या चीनी जलवायु कह सकते हो आप। फिर आएगा 8वां नंबर। 8वें नंबर पे है आपके कौन सी? इसको हिंदी ओल्ड मूवी इसको ब्लॉक करो, इसको कैसे बात नहीं करनी आती है इसको। फिर आती 8वें नंबर पे। 8वें नंबर है यूरोपियन। कौन सा यूरोप? आपके पश्चिमी यूरोपियन जलवायु। पश्चिमी यूरोपियन जलवायु। उसके बाद आता 9वां नंबर। 9वें नंबर पे कौन सी आएगी? स्टीपी टाइप की जलवायु। ठीक है, स्टीपी जलवायु। फिर आएगा आपके 10वां नंबर। 10वें नंबर पे लॉरेंशियन टाइप की जलवायु। कौन सी? लॉरेंशिया की जलवायु। फिर आएगी 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे कौन सी आएगी? टैगा टाइप की जलवायु, जिसे साइबेरियन भी कह सकते हो। और सबसे ऊपर 12वें नंबर पे जाएगी टुंड्रा। टुंड्रा जलवायु। तो ये है आपके 12 जलवायु क्षेत्र। आपको क्या करना है? इसको क्रम से याद करना जरूरी है। ठीक है, इन्हें क्रम से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगर जैसे सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, यहाँ आता है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब आएगा भूमध्य रेखीय, सवाना जलवायु,
उसके ऊपर जाओगे गर्म मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर आपके पश्चिमी यूरोपियन जलवायु, फिर टैगा टुंड्रा, उस टाइप से। तो आपको इस तरह से याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये है टोटल 12 टाइप की जलवायु, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, एक सबसे पहली चीज, आगे मैं इसको और समझाऊं उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये जो जलवायु क्षेत्र है केवल यहाँ पे नहीं है, ये पूरे ग्लोब पे, ये कि ये आंकड़े यहाँ पे भी आते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये यहाँ पे भी आएंगे, ये आंकड़े यहाँ पे भी आएंगे, ये आंकड़े दक्षिणी गोलार्ध पूरे में आएंगे। तो ये आंकड़े सभी गोलार्ध में सेम रहेंगे, ये ऐसे भी रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको कि देखो, आप अगर वर्ल्ड का मैप लेके बैठोगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये चीनी तुल्य जलवायु है 7वें नंबर पे। अब ये कह रही सर याद कैसे करें इसको इसका तो कोई इलाज नहीं। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप पढ़ोगे 2-3 बार, मुझे कैसे याद हुआ है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई याद करके थोड़ी आया था, बाद में पढ़ के याद हो गया। वैसे अगर आप भी इसको कंटिन्यू मैप पे 1-2 बार भरोगे तो आज आराम से याद हो जाएगा। इमेजिनेशन किया करो, ऐसे बैठ के आराम से आंखें बंद करके सोचा करो कि सबसे पहले भूमध्य रेखीय आएगी, भूमध्य रेखा से ऊपर सवाना आएगी, फिर गर्म मरुस्थली आएगी, उसके जस्ट पास में मानसूनी आएगी, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपके भूमध्य सागरीय जलवायु आएगी, फिर मध्य महाद्वीपीय आएगी, फिर चीनी तुल्य आएगी, फिर और ऊपर जाएंगे तब आपके पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु आएगी, फिर स्टेपी आएगी, फिर लॉरेंशियन आएगी, फिर ऊपर जाएंगे टुंड्रा, टैगा और फिर टुंड्रा आएगी। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है, और याद नहीं होता तो कोई बात नहीं। वैसे भी पोस्ट जो है वो 40,000 ही है और हम 20 लाख है, तो उतनों को तो याद हो ही जाएगी। थॉर्नडाइक अभ्यास का नियम नहीं पढ़ा? साइकोलॉजी तो हमेशा पढ़ते हो, साइकोलॉजी में ये सारी चीजें लिखी हुई है, याद कैसे करना है। जब साइकोलॉजी यही तो बताती है आपको कि आपको याद कैसे करना है, तो आपको याद करने के तरीके तो बताती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। हमने क्या किया, साइकोलॉजी रट रट के साइकोलॉजी के सिद्धांत याद कर लिए, उनका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया कहीं पर भी, ठीक है। अब ये हो गई बात। ये जितने भी जलवायु क्षेत्र हैं, इन जलवायु के निर्धारण में कोपेन का योगदान है, इसमें थॉर्नथ्वेट का योगदान है, इसमें त्रिवाथा का योगदान है। इन सारे लोगों ने मिलकर उसका निष्कर्षतः ये 12 जलवायु क्षेत्र निकाले हैं, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं सबसे अहम पॉइंट के ऊपर, जलवायु का लास्ट बिंदु। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे कि किस जलवायु में क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर बात अधूरी रह जाएगी, ठीक है। अगर बात अधूरी रहती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? मेरा एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, जब तक विद्यार्थी को समझ में नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई लेट नहीं हो रहा है, बड़े आराम से समझेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक एक पेटी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, संक्षिप्त ही सही बट जरूर हासिल करेंगे। तो पहला काम तो आप यही कर लेना कि आप जो है यह कम से कम इनके जो सीक्वेंस है, इसकी जो सिचुएशंस, जो लोकेशन है, वो आपको याद रखना ही है कि आपको कहाँ से कहाँ की ओर है, कि अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे नीचे कौन सी जलवायु, उसके ऊपर कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है। ऐसे विकल्प आते हैं, जैसे मैं एक विकल्प दे दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, फिर आता है उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा नहीं है, इस हिसाब से कौन सा आता है, तो फिर वहां से प्रश्न बन सकता है। तो ये विकल्प आपको कंटिन्यू याद रखने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पहली पेटी के बारे में, जिसका नाम है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जलवायु क्षेत्र कह दो, चाहे आप कटिबंध कह दो, सारी चीजें एक ही है, उसमें कुछ भी अलग है वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका विस्तार देखिए, 10 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। देखिए विद्यार्थियों, ये जो आंकड़े हैं अक्षांशों वाले, इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों?
क्योंकि कोई पूछता नहीं है, ये मोटे मोटे तौर पे ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसा रटना पड़े कि नहीं मुझे ये आंकड़ा रटना है 30 डिग्री, ऐसा नहीं है। आपको जैसा याद होता है 10 डिग्री ऐसे अप्रोक्सीमेट याद रखना है। 10 का 12-15 तक जाएगा तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप भूमध्य रेखीय पेटी 30 डिग्री पर लेके जाओ, ऐसा मत करना। बस उसको मोटे मोटे तौर पे दिमाग में रखना। अब विशेषताएं क्या क्या है तो आपको पता है, वर्षा की मात्रा क्या क्या विशेषताएं हैं तो आपको अच्छे से पता है कि तापमान यहाँ पे अधिक रहता है। इसके अलावा यहाँ पे वायु दाब जो है वो कम रहता है, ठीक है ना, वायु दाब कम रहता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा जो है वो आपकी बहुत अधिक होती है, दिन भर वर्षा चलती रहती है। ये सारी बातें ऑलरेडी हम है वो कर चुके हैं। तो अब जो अगली क्लास होगी, अगली जो शुक्रवार को होगी, वो शुक्रवार की क्लास में ये 12 की 12 जो है उसको समझा देंगे। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लेना मैं ठीक भी नहीं समझ रहा, ठीक है। तो तब तक आप इसको बढ़िया से देख लेना, अपनी काम बढ़िया तरीके से करते रहो। और इसके अलावा जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको वापस किताबों से देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ गई। और अगर कोई आपका सजेशन सुझाव वगैरह हो ढंग का तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूँगा और मुझे सही लगेगा तो मैं उसके बारे में सोच लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया तरीके से